हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 43 की, दैट इज ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, या इसको हम रूल ऑफ एस्टोपल के नाम से भी जानते हैं। टीपीए का सेक्शन 7 कहता है, और ये टीपीए का जनरल प्रिंसिपल भी है, कि अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है किसी प्रॉपर्टी के साथ में, उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वो रखता है, तो अपने उस इंटरेस्ट को वो ट्रांसफर कर सकता है, और ऐसा करने के लिए वो पूरे तरीके से कैपेबल है। लेकिन सेक्शन 43 बात कर रहा है एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में जिसमें एक पर्सन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन जिस समय वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसके पास में नहीं है। वो सामने वाले पर्सन को सिर्फ मिसलीड कर रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करने जा रहा है उसकी ओनरशिप भी वो रखता है। अब इस केस में सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसे ट्रांसफर का क्या होगा, और उस ट्रांसफरी के राइट का क्या होगा जो उस ट्रांसफर की बात पे भरोसा करके उस ट्रांसफर को रिसीव कर रहा है विद कंसिडरेशन। इन्हीं सवालों का जवाब देता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है, वेयर ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट, कि जब कोई पर्सन धोखाधड़ी के पर्पज से या गलती से खुद को ऐसा रिप्रेजेंट करता है that he is authorized to transfer certain immovable property, कि जिस immovable property को वो ट्रांसफर करने जा रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए वो पूरे तरीके से ऑथोराइज है, and profess to transfer such property for consideration, और न केवल वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो ट्रांसफरी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है। Then such transfer shall at the option of transferee operate, तब ऐसा जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफरी के बिहाफ पे ऑपरेट होगा, यानी ट्रांसफरी का राइट उस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ जाएगा, और जैसे ही ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट को एक्वायर करेगा, अब वो कैसे भी उस इंटरेस्ट को एक्वायर कर ले, हो सकता है वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर ले, या प्रॉपर्टी उसके पास विल के तौर पे आ जाए, इनहेरिटेंस में उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, पार्टीशन के थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, मैरिज सेटलमेंट के थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, मतलब कैसे भी प्रॉपर्टी उसके पास में आ जाए। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर के फेवर में ट्रांसफर हो जाएगी, वैसे ही ट्रांसफरी उसको बाउंड कर सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी के फेवर में ट्रांसफर करे। और क्यों कर सकता है? क्योंकि ट्रांसफर ने ऐसा करने के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ट्रांसफरी के साथ में। और रूल ऑफ एस्टोपल भी ये कहता है कि आपने जो प्रॉमिस किया है आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा, भले ही वो कोई फॉल्स प्रॉमिस था। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लिया ये एक घर है जिसका ओनर है मिस्टर एक्स, लेकिन ए बी को ये विश्वास दिलाता है कि भाई ये जो घर है इसका ओनर मैं हूं, और इस घर से रिलेटेड जितने भी राइट हैं, जितने भी इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन पे डिसीजन लेने का जो राइट है वो मेरे पास में है, और वो इस घर को बी को ट्रांसफर करना चाहता है। बी को प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और बी उस ट्रांसफर को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है विद कंसिडरेशन। अब ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर तो नहीं सकता है, क्योंकि ए इस घर का मालिक नहीं है, इस घर का मालिक है मिस्टर एक्स। कुछ समय के बाद में क्या होता है कि ए एक्स से ये प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है, और जैसे ही ए ने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया, इस प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो आ गया ए के पास में। अब बी ए को बाउंड कर सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे बी के फेवर में, क्योंकि ए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है बी के साथ में, और ए ऐसा करने से पीछे नहीं हट सकता है। ये रूल ऑफ एस्टोपल कहता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ सकती है जिसके बारे में सेक्शन 43 बात करता है। वो क्या है कि मान लो जैसे ही प्रॉपर्टी ए के पास में आती है, वैसे ही ए इस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर न करके बी के क्लेम करने से पहले इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे सी के पास में, तब बी के राइट का क्या होगा? तब उस केस में सारी कहानी इस बात पे आके टिक जाएगी कि जिस समय सी ने ए से इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर रिसीव किया, उस समय क्या सी को इस बात का नोटिस था, इस बात की जानकारी सी के पास में थी कि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ए ऑलरेडी बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है,
और अगर सी को इस बात की जानकारी थी फिर भी उसने ए से उस प्रॉपर्टी को लिया है, तब भी सी के अगेंस्ट जा सकता है। और अगर सी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, उसके पास में कोई नोटिस नहीं था, ना कोई कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ना कोई एक्चुअल नोटिस, उसने गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को ए से लिया है, उस केस में बी सी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जिसको बेरेक्ट भी बताता है कि एक पर्सन है ए, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने फादर बी के साथ अलग हो जाता है, दोनों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ए के पास में आ जाता है और कुछ हिस्सा बी के पास में चला जाता है। उसके बाद ए एक थर्ड पर्सन सी के साथ ये प्रॉमिस कर लेता है कि ए सी को उसके पास में जो 3 फील्ड है एक्स वाई और जेड नाम के, ये वो सी को ट्रांसफर करेगा। सी ए की बात पे भरोसा कर लेता है कि हो सकता है भाई ए ऐसा ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, तो ए के पास में वो राइट होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। जबकि सच्चाई ये थी कि जिस समय पार्टीशन हुआ उस समय एक्स और वाई प्रॉपर्टी तो ए के पास में आ गई थी, लेकिन जेड को बी ए का जो फादर है उसने अपने पास में रख लिया था। यानी जेड को ट्रांसफर करने का डिसीजन ए ले ही नहीं सकता है, उसको ट्रांसफर करने का राइट सिर्फ और सिर्फ बी के पास में है। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ होने के बाद में प्रॉपर्टी आ जाती है ए के पास में, क्योंकि ए उसका लीगल हायर था। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ए के पास में आती है, तब सी ए को बाउंड कर सकता है कि वो जेड नाम की प्रॉपर्टी को भी उसको ट्रांसफर करे, क्योंकि ए ने उसके साथ प्रॉमिस किया है। और ए बाउंड होगा जेड नाम की प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर करने के लिए, अगर सी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ए के साथ में वो उसने कैंसिल नहीं किया है। अगर सी ए के साथ में ए ने उसको जो प्रॉमिस किया था जेड नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, सी अगर उस प्रॉमिस को पहले ही तोड़ चुका है, दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पहले ही खत्म हो चुका है ए के फेवर में जेड नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले ही, तब सी ए को बाउंड नहीं कर सकता कि वो जेड नाम की प्रॉपर्टी भी उसको ट्रांसफर करे। कुछ केस लॉ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था यहाँ पे राजपक्षे वर्सेस फर्नांडो का। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने रूल ऑफ एस्टोपल के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया। प्रिवी काउंसिल ने इस केस में डिसीजन दिया where a grantor had purported to grant an interest in land which did not at time possess but subsequently obtained, कि अगर कोई पर्सन एक लैंड एक इम्यून प्रॉपर्टी को ग्रांट पे देता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरी के साथ में प्रॉमिस कर लेता है, और जिस समय वो प्रॉमिस कर रहा है उस समय उसकी ऑनरशिप उसके पास में नहीं है, उसका पोजीशन उसके पास में नहीं है, उस समय उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उसके पास में आ जाएगी, वैसे ही वो बाउंड होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। वो बाद में मना नहीं कर सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना चाहता। तो प्रीवी काउंसिल ने यहाँ पे कहा कि जैसे ही ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को रिटेन कर लेगा, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसफरी के फेवर में, और ट्रांसफर उसको रोक नहीं सकता। एक दूसरा केस था राम भगवान सिंह वर्सेस जगदीश का। इस केस में भी एक पर्सन था जिसका किसी इम्यूल प्रॉपर्टी के अंदर एक लिमिटेड इंटरेस्ट था, उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उसके पास में था, लेकिन जितना हिस्सा उसके पास में था वो उससे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक लार्जर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है एक थर्ड पर्सन के फेवर में, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उसके साथ में। तो उस केस में भी जब तक ट्रांसफर के पास में वो पूरा का पूरा शेयर नहीं आ जाता तब तक तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो पूरा हिस्सा ट्रांसफर के पास में आ जाएगा वैसे ही ट्रांसफर बाउंड होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। बात करें इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पे 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जिसमें पहला है फ्रॉडुलेंट और एररलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो ट्रांसफर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है वो उसका ओनर है। तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट की कंडीशन होना जरूरी है। एक एग्जांपल से समझें कि मान लिया ए बी को ये विश्वास दिलाता है कि वो जो एक्स नाम की प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करना चाह रहा है वो उसका मालिक है,
जबकि ऐसा है नहीं। तो ये केस हुआ यहाँ पे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल होगी। दूसरी कंडीशन बनती है एररलेस रिप्रेजेंट की। जब ट्रांसफर गलती से ये समझ बैठता है कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए वो ऑथराइज है, वहां पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल होगी। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ट्रांसफरी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन, कि ट्रांसफरी ट्रांसफरर की बात पे भरोसा कर रहा है कि जो ट्रांसफर बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और उसी भरोसे पे वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए विद कंसिडरेशन उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर ट्रांसफरी को पहले से ही सारी की सारी सिचुएशन का पता है, तब वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकता। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडुलेंट, एररनेस, इसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा essential element है then transfer later on acquire interest in that property while the contract is subsisting, कि जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का प्रॉमिस ट्रांसफर कर रहा है उस प्रॉपर्टी के सारे इंटरेस्ट बाद में ट्रांसफर के पास में आ जाने चाहिए, वो कैसे भी उसके पास में आए। और जब ट्रांसफर के पास में वो इंटरेस्ट आए उस समय उसने जो ट्रांसफरी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी एक्टिव सिचुएशन में होना चाहिए। अगर ट्रांसफरी पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर चुका है तब भी वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। चौथा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है दैट ट्रांसफर वुड ऑपरेट ऑन सच इंटरेस्ट एक्वायर एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, कि जो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफरी के बिहाफ पे ऑपरेट होगा। ट्रांसफरी जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। तो लास्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है दैट द ट्रांसफर मस्ट बी विद कंसिडरेशन, कि पूरा का पूरा जो ट्रांसफर हो रहा है वो विद कंसिडरेशन होना चाहिए। विद कंसिडरेशन मतलब सेल के तौर पे, मॉर्गेज के तौर पे, लीज के तौर पे, किसी भी तौर पे हो जाए, लेकिन गिफ्ट के तौर पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर गिफ्ट के तौर पे हो रहा है तब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी और ट्रांसफरी बेनिफिट नहीं ले पाएगा सेक्शन 43 का, क्योंकि गिफ्ट के लिए ये कंडीशन होती है कि कोई पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उस प्रॉपर्टी का होल सोल मालिक वो खुद हो। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली है, उस प्रॉपर्टी को उसको मिलने का चांस है, सिर्फ उस चांस के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे। एक लैंडमार्क केस था यहाँ पे, जुमा मस्जिद वर्सेस देवाई का केस था। इस केस में सेक्शन 43 और सेक्शन 6A के बीच का जो डिफरेंस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था 6A और सेक्शन 43 के बीच में। सेक्शन 6A बेसिकली बात करता है स्पेस सक्सेसनेस के बारे में। स्पेस सक्सेसनेस का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को ऐसी उम्मीद होती है कि कोई प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, वो प्रॉपर्टी उसके पास में आई नहीं है, सिर्फ उसको ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में वो प्रॉपर्टी उसके पास में आ जाएगी, और उसी उम्मीद के बेसिस पे, उसी चांस के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसा ट्रांसफर पूरे तरीके से वॉइड होगा। जबकि सेक्शन 43 बात करता है एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में जिसमें ट्रांसफर को सारी सिचुएशन पता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी को मिसलीड करते हुए उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रॉमिस कर रहा है। यानी कि सेक्शन 6A एक रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि सेक्शन 43 बात करता है रूल ऑफ एस्टॉपल की। दूसरा जो मेन डिफरेंस दोनों के बीच में है वो ये है कि फर्स्ट केस में स्पेस सक्सेसनेस के केस में जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को मिसलीड नहीं कर रहा है, जबकि सेक्शन 43 क्लियर कट केस होता है कि इसमें ट्रांसफर सीधे तौर पे ट्रांसफरी को मिसलीड कर रहा है फ्रॉडुलेंटली, वो वहां पे उसका कोई पर्पस है फ्रॉड का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको पूरी तरीके से क्लेरिफाई कर दिया। सो सेक्शन 43 में इतना ही। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाएंगे। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।